फिर अब हम शुरू करते हैं आज इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स हैं, तो स्पीड अच्छी ज़्यादा रखिएगा। 12 कुछ सिमिलर होंगे तो मैं आपको होमवर्क दूंगा। वो ज़्यादातर मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस ले रहा हूँ इसमें। बेसिक लेवल के क्वेश्चन मैं बस आपको उसमें दूंगा डीपीपीस में। चलिए पहला, स्टार्टिंग फ्रॉम द इजीएस्ट वन। अ प्रोटॉन and an electron are placed 1.6 centimeter apart in free space. Full stop. Find the magnitude and nature of electrostatic force. Magnitude and nature of the electrostatic force. इधर कॉर्नर पे चले आओ मुश्ताबा, इधर। नहीं उधर जाओ कॉर्नर पे। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ फोर्स। एक बहुत आसान सा सवाल पहला। ओके, ध्यान दो बेटा सब लोग इधर। अगर मैं कहूँ यहाँ पे मेरे को क्या दिया गया है, एक प्रोटॉन की बात की गई, एक इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। हम जानते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक चार्ज पॉजिटिव, दूसरा चार्ज निगेटिव, तो फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। अब वैल्यू कितनी होगी वो निकालना पड़ेगा। साथ ही साथ डिस्टेंस भी दिया हुआ है, r इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, फोर्स क्या रहेगा, वेरी इजी। फोर्स विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ EP इंटू EE अपॉन r का स्क्वायर, है ना। प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज को प्रोडक्ट करो, उसका मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर। तो देयरफॉर F इज इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 9 इंटू 10⁻9 EP इंटू EE। मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, 1.6 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अब देखो 1.6 का स्क्वायर है दोनों जगह पे, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अकेला कौन बच जाएगा, 9 इंटू 10⁻9। जरा बताओ -19 का स्क्वायर क्या होता है, -38, है ना। मतलब 10⁻⁻19 का स्क्वायर डबल हो जाएगा ना, -38 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4। चलो बताओ फिर फाइनल वैल्यू क्या आने वाली है मेरे पास। 38 में से गया 9, है ना, कितना हुआ 29, और 29 में से गया 4, 25, तो मतलब 10⁻⁻25 न्यूटन। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड पता चल गया, और नेचर कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव। नेचर विल बी अट्रैक्टिव। लिखो फटाफट। नेक्स्ट, कौन गुनगुना रहा रे भाई, किसी घूम गई। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge
minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. Full stop. Full stop. What is the distance between two spheres? दोनों स्फीयर्स के बीच में का डिस्टेंस कितना है वो निकालो, पहला। दूसरा व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। सेकेंड स्फीयर में पे पहले स्फीयर के वजह से कितना फोर्स आएगा? चलिए देखिए सॉल्यूशन, बहुत आसान। दो स्फीयर जिनका चार्ज, एक का चार्ज दिया है 0.4 माइक्रोकुलम, यानी कि 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ कुलम। दूसरे का चार्ज दिया है -0.8 माइक्रोकुलम, यानी कि -0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ कुलम। ओके, और उनके बीच का जो फोर्स है वो दे दिया है उसने 0.2 न्यूटन, है ना। तो उसने बोला है कि आपको पहले तो पता लगाओ कि डिस्टेंस कितना है। दूसरा क्या बोल रहा? फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। बहुत आसान है ये, बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले आप कुलम्स लॉ का इस्तेमाल करिए, यूजिंग कुलम्स लॉ। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही लिख दिया मैंने। F12 यानी फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट स्फीयर ड्यू टू द सेकेंड, या जस्ट F भी लिखे तो चलेगा। 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R²। याद रखना मैग्नीट्यूड। तो भाई देखो एक बुक में, पर्टिकुलर बुक है, अच्छे ऑथर की बुक है, मशहूर है, उसमें ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है, उसने माइनस साइन डाल दिया यहाँ पे, है ना। तो वो नहीं डालते हैं, जब वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करते हैं तब डाला जाता है। हाँ नहीं, इसमें बराबर इसने एक नेचर पूछा था ना, अट्रैक्टिव इन नेचर है, तो इस वजह से इसने डाला होगा माइनस साइन, कि ये बताने के लिए कि फोर्स नेगेटिव आ रहा, दैट मीन्स अट्रैक्टिव इन नेचर। तो अगर ऐसा कोई सवाल आता है कि जैसे कि भाई फोर्स का नेचर क्या था, वो चार्जेस कौन कौन से थे जो एक दूसरे को फोर्स लगा रहे थे, पॉजिटिव थे कि नेगेटिव थे, तो ये सवालात पर ही सिर्फ आप क्या करते हैं, वैल्यू डालते हैं, नहीं तो फिर आप नहीं डालते। चलो ठीक है, अब ये वाला आया F12 = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब ऐसा है कि चलो ठीक है, ये कैसे आएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2, मतलब 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय उसका साथ में पावर भी लेना पड़ेगा, 10 का पावर -12। मैंने दोनों के पावर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -6 होगा तो -12 हो जाएगा। डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस तो निकालना है भैया, और F की वैल्यू कितनी है आपको दी गई, 0.2। चलो ठीक है, करो सॉल्व। फिर देखो 0.2 1 जा और 0.2 2 जा, यहीं से कैंसिल हो गए। R² को उधर लेके जाओ, फिर क्या 9 इंटू 10⁻⁹, ये आप इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻12। अगर मान लो इसमें का एक जीरो इसको दे दिया मैंने, तो 9 इंटू 10⁸ इंटू 16 इंटू 10⁻⁻90, ये हो गया किसकी वैल्यू, R² की वैल्यू। R की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर इनका, माइनस, मतलब पूरा आंसर बोल रहे क्या? अच्छा -12 है, मैंने 19 लिख दिया गलती से, हाँ -12। हाँ अब इसका क्या हो जाएगा फिर, -4। अब इसका स्क्वायर रूट भी ले लो, एक काम करो, 9 का क्या हो जाएगा 3, 16 का क्या हो जाएगा 4, और ये 8 और ये -12 कितना हो गया था, -4, स्क्वायर रूट लेने पे -2, 10⁻⁻2, 3 4 12। तो इसका मतलब देखो R = 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या फिर R = 12 सेंटीमीटर। देखो इधर का हो गया,
आंसर आएगा जहाँ, हाँ वो ब्लू वाली दे दो। ये हो गया ना पुराना। नेक्स्ट, टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 are 3 meters apart and their combined charge is 20 microcoulomb. Full stop. दो कंडीशंस हैं. If one repels the other with 0.075 Newton, full stop. Calculate two charges. पहली कंडीशन ये है. दूसरी कंडीशन, if one attracts the other with a force of 0.525 Newton, full stop. Find the magnitude of charge. Yes. दो कंडीशंस हैं. फर्स्ट वाला जो है रिपल्शन है, यानी दोनों चार्जेस एक तो पॉजिटिव आएंगे या दोनों चार्जेस एक तो नेगेटिव आएंगे. सेकंड में अट्रैक्शन है, तो मतलब एक चार्ज पॉजिटिव आएगा दूसरा नेगेटिव आएगा. तो ये एक में दो क्वेश्चन है एक्चुअली. ट्राई करिए. सॉल्यूशन में आप सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन पे फोकस करो. डिस्टेंस आपको दिया गया है 3 मीटर्स, मतलब कॉमन है शायद से डिस्टेंस. एंड देयर कंबाइंड चार्ज इज 20 माइक्रोकूलम. Q1 प्लस Q2 इज 20 माइक्रोकूलम, जिसको आप 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम भी बोल सकते हैं. पहली सिचुएशन में जो उनके बीच का जो फोर्स है 0.075 न्यूटन दिया गया है, ठीक है ना. तो दोनों चार्जेस की वैल्यू पूछा गया. जैसे कि हम जानते हैं F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, मैं वैल्यू डालूंगा F की, दैट इज 9. F कितना दिया हुआ है, तो 0.075 ना, ठीक है. तो 0.075 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर. अब R का स्क्वायर म्हणजे काय, 3 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर मतलब क्या, 9 कट गया. देखो Q1 इंटू Q2 इज इक्वल्स टू
0.075 इंटू 10 का पावर -9, 1 2 3, Q1 Q2 75 इंटू 10⁻⁻12 है ना। ये मेरे पास ये, चलो इसे मैं, ये जो पहला आया था इक्वेशन, एक मिनट, कैपिटल Q1 है ना, (75 इंटू 10⁻⁻12), ये आ गया आपका प्रोडक्ट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से किसी, जैसे मुझे मान लो Q1 की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से Q2 की वैल्यू निकाल कर मैं उसमें डाल देता हूँ। फ्रॉम 1 Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 20 इंटू 10⁻⁻6, और Q1 को उधर भेजेंगे तो -Q1 इज इक्वल्स टू 75 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है ना, समझाना। ये Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू क्या है, 20 इंटू 10⁻⁻6 है। Q2 को रहने दो, Q1 को उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 10⁻⁻6 माइनस Q1। अब आगे इसको मल्टीप्लाई करो, तो 20 इंटू 10⁻⁻6 Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 75 इंटू 10⁻⁻12। ओके, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ नजर आ रहा है ना। चलो एक काम करते हैं, ये माइनस Q1 स्क्वायर को उधर भेजो, इसको भी उधर भेजो, ताकि वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सके। इधर पुराना वाला हो गया ना, ये सेकेंड पार्ट। अच्छा, इसका बाकी है क्या? हाँ, तो इसका बहुत इजी है, ये आप खुद बोल सकते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकेंड पार्ट में इसमें कैसा है, ये बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो F21 की वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी F12 की है, यानी F21 भी कितना है आपका, कितना दिया, 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन, बस नहीं हो, है ना। चलिए नेक्स्ट, हम लोग कहते हैं ना न्यूटन्स थर्ड लॉ में, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स में होता है, मैग्नेटिक फोर्स में होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में होता है वो भी। अच्छा, नेक्स्ट, इसी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं क्या करूँगा कि ये वाले पार्ट को उधर ट्रांसफ़र करूँगा, तो ये हो जाएगा Q1 का स्क्वायर -20 इंटू 10⁻6 Q1 और प्लस 75 इंटू 10⁻12 -12 ना, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया है। हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढना है जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन -20 आता हो और जिनका मल्टीप्लिकेशन 75 इंटू 10⁻12 आता हो। बोलो कौन से नंबर हो सकते हैं ऐसे? 15 और 5, हाँ, और वो 15 5 जा 75 होता है ना। ठीक है, तो देखो ये ऐसा हो जाएगा फिर, Q1 स्क्वायर -15 इंटू 10⁻6 Q1 और -5 इंटू 10⁻6 Q1 इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, प्लस 75 इंटू 10⁻12 इक्वल्स टू 0। मतलब क्या हुआ, देखो बेटा, Q1 के साथ कौन सा नंबर है, 15 इंटू 10⁻6, और ये इधर कौन सा नंबर है, 5 इंटू 10⁻6, है ना। इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे तो -15 -5 क्या हो जाएगा, 20 -20 इंटू 10⁻6। और अगर इन दोनों को नंबरों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो -5 मल्टीप्लाई बाय -15 क्या हो जाएगा आपका, 75, है ना। और 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 क्या हो जाएगा आपका, -12, बराबर इधर से आ गया जो। तो इसका मतलब ये इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये फैक्टर्स आते हैं, इसमें यही मसला जाता। कई लोग सिर्फ ये पावर के वजह से कंफ्यूज होते हैं, इस पावर का क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, Q1, तो क्या बचेगा, Q1 -15 इंटू 10⁻6
फिर उसके बाद मैं बोलूँगा यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, -5 इंटू 10⁻⁻6 कॉमन निकालो। तो -5 इंटू 10⁻⁻6 कॉमन निकालो, ये Q1 बच जाएगा। और क्योंकि यहाँ से माइनस साइन निकल गया बाहर, तो ये प्लस की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन, और 75 की जगह आ जाएगा 15 इक्वल्स टू 0। समझा नहीं? देखो भाई, ये फैक्टर्स पढ़े यहाँ से, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाले अपन ने, Q1। क्या बच गया, Q1 -15 इंटू 10⁻⁻6। ये दो नंबरों में से क्या कॉमन निकाल रहे हैं, -5 इंटू 10⁻⁻6। तो -5 इंटू 10⁻⁻6 बाहर निकला, Q1 अकेला बच गया, माइनस साइन निकाले इसलिए माइनस साइन भी, और 15 इंटू 10⁻⁻6। अब यहाँ पर से दो फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, देयरफॉर Q1 -15 इंटू 10⁻⁻6, और ये हो जाएगा फिर Q1 -5 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल्स टू 0, है ना। तो चलो भैया, हमारे पास ये दो आंसर्स आ रहे हैं Q1 के। तो Q1 की पॉसिबिलिटी आंसर क्या आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई क्लियर कट आंसर नहीं आता, अक्सर हमारे को दो हुआ नहीं क्या। तो मैं बोलूँगा देयरफॉर Q1 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 10⁻⁻6, या फिर Q1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻6। एक तो ये आंसर सही है या फिर ये आंसर सही है। अगर ये आंसर सही है देन Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। अरे देख भाई बता, अगर Q1 15 है, देखो Q1 और Q2 मिलाकर कितना होता है, 20 है ना, 20 20 इंटू 10⁻⁻6। अगर मैंने कहा कि Q1 15 है तो Q2 यकीनन कितना होगा, 5 है। तो इसमें बोलूँगा अगर ये 15 रहा तो ये 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम रहेगा। और अगर ये 5 है, अगर Q1 5 है तो Q2 कितना होगा, 15। तो ये हो जाएगा Q2 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो ये हमारे आंसर्स आ गए। These are answers for the first part, है ना। ये बोलिए, ये जो है फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर्स है, अभी सेकंड पार्ट बाकी है। सेम सिमिलर सिचुएशन, चलने दो लाइन। अच्छे से खा पी के आया करो भाई, है ना। पता चलता कि गर्ल्स की पूरा दिन निकल जाता है एक रोटी पे, बॉयज अपने तो एक टाइम पे भी कम पड़ता। बस 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 बस, इधर ध्यान दे। अगला ट्राई करो। अब देखो, अगले इसमें दोनों फोर्स क्या बताया, अट्रैक्टिव फोर्स बताया। अब इसने नेचर बताया फोर्स का कि अट्रैक्टिव है, तो फोर्स की वैल्यू क्या डालेंगे, माइनस में डालेंगे, है ना। मैंने क्या बोला था, अगर नेचर पूछा है या डिस्कस करता है ना, नेचर ऑफ फोर्स, इसने बोला ना कि भाई अट्रैक्टिव फोर्स, ये यहाँ नजर आ रहा, अट्रैक्ट्स, तो आपको ये वैल्यू माइनस में लिखना पड़ेगा। तो सेकंड आप लोग ट्राई करो, सेकंड फोर्स की जो वैल्यू है -0.525 न्यूटन आना चाहिए, और उसको लेकर आप सॉल्व करिए बाकी सारी चीज़ें। चलो ट्राई करो। पूरा सेम पैटर्न, मेथड पूरा सेम रहेगा। डिस्टेंस वही है, जेई वालों तो खास तौर से करो बेटा ऐसे प्रॉब्लम्स, तो पर्दा ठीक है। वो तुम लोग ने आज वो पहली डीपी पे ले जाना देगी, क्लास के बाद मिलो मुझसे।
सिंस द फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, हमने फोर्स लिया -0.525 न्यूटन। हम वही बातें को फॉलो करेंगे कि कंबाइंड चार्जेस जो है आपका आर की वैल्यू 3 मीटर्स है। कंबाइंड चार्जेस Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 20 माइक्रोकुलम, 20 माइक्रोकुलम यानी 20 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। वही बातों को आपको वापस रिपीट करना है। फोर्स तो आप बता चुके हैं। F की वैल्यू इस बार लेंगे फिर से 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर -0.525 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मतलब 9 और 9 कट गया। फिर आगे क्या, Q1 Q2 इज इक्वल्स टू -0.525 की जगह मैं लिखूँगा -525 इंटू 10⁻12। ये समझ में आया ना? -0.525 को आप 525 बनाएंगे तो 10 का पावर क्या हो जाएगा -3, फिर 9 को उधर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा -9 और -3 मिलकर क्या बन जाएंगे -12। इस तरह से अब ये आ गया आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू। अब क्या करेंगे, वही पिछली बार की तरह Q1 Q2 की जगह क्या लिखेंगे 20 इंटू 10⁻⁻6 माइनस Q1 इज इक्वल्स टू -525 इंटू 10⁻12। Q1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 10⁻6 Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -525 इंटू 10⁻12। फिर क्या करेंगे, इसको उधर भेजा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। Q1 स्क्वायर -20 इंटू 10⁻6 Q1 -525 इंटू 10⁻12 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा। अब अपने को वो दो नंबर ढूंढना है जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन -20 आता हो। देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्शन ही होगा वो। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका सब्ट्रैक्शन -20 आता हो और मल्टीप्लिकेशन 525 आता हो। 35 एंड 15, दैट्स करेक्ट। 35 एंड 15 यानी Q1 स्क्वायर -35 इंटू 10⁻6 Q1 प्लस 15 इंटू 10⁻6 Q1 प्लस माइनस, अरे यार ये इक्वेशन लिखने के लिए जगह कम पड़ जा रही। एडजस्ट तो यहाँ पर भी हो जाना चाहिए, वहाँ तो और जगह कम है। रुको भाई, Q1 स्क्वायर -35 इंटू 10⁻6 Q1 प्लस 15 इंटू 10⁻6 Q1 -525 इंटू 10⁻12 इक्वल्स टू 0 है ना। फिर उसमें से हम बोलेंगे कि भैया इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, तो बोले Q1 कॉमन निकलेगा। Q1 कॉमन निकलने के बाद क्या बचेगा, तो Q1 -35 इंटू 10⁻6 बाहर निकलेगा। अच्छा, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, तो ये ऑफकोर्स 15 बाहर निकलेगा, प्लस 15 इंटू 10⁻6 बाहर निकला। कौन बचा, तो Q1, हाँ ये 15 निकाल दिए, Q1 बच गया। तो Q1 -35 इंटू 10⁻6 बचा इक्वल्स टू 0। फिर मैं बोलूँगा अच्छा फिर ये इक्वेशन ऐसा हो जाएगा Q1 -35 इंटू 10⁻6 और Q1 प्लस 15 इंटू 10⁻6 इक्वल्स टू 0। दैट इज़ Q1 की वैल्यू क्या आएगी 35 इंटू 10⁻6 या फिर Q1 की वैल्यू क्या आएगी 15 इंटू 10⁻6 कूलम। अब ऐसा है कि हमको मालूम है कि अगर Q1 और Q2 मिलाकर देखा जाए तो 20 होता। तो अगर मैंने Q1 की वैल्यू 35 डाल दिया माइक्रोकुलम, तो Q2 कितना होगा, 20 में से 35 माइनस करो कितना आएगा -15। तो मैं बोलूँगा अगर ये 35 है तो भैया इस वक्त आपका Q2 क्या होगा फिर -15 इंटू 10⁻6 कूलम। और अगर ये Q1 15 है तो फिर वो क्या आएगा -35 इंटू 10⁻6 कूलम, है ना। इस तरह से कॉम्बिनेशन आएगा।
अब तुम्हारे को एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में ये जोड़ी बोलता है 15, देखो ऐसा देता हो, जैसे अट्रैक्टिव इन नेचर है तो भाई कैसा होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो ये ऐसा देगा, ऑप्शन ऐसा देगा तुमको, प्लस माइनस 15 माइक्रोकूलम माइनस प्लस दूसरा क्या था 35 माइक्रोकूलम, ऑप्शन ऐसे देगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, जब अगर ये प्लस तो वो माइनस, ये माइनस तो वो प्लस, ऐसा है ना। अगर ये सेम वाला देना रहा तो ये सिर्फ ऐसे ही दे देगा 5 माइक्रोकूलम और आपका इस दूसरा कितना है 15, बस ऐसा ऑप्शन 5 माइक्रोकूलम या 15 माइक्रोकूलम, और देगा यहाँ पर, और ऐसे दो वैल्यूज, एक का 5 एक का 15। अब इसमें कौन सा किसका है कोई भी बोल नहीं सकते आप, कोई एक Q1 का है Q2 का है। अब इसमें इतना प्रॉब्लम है कि ये श्योरिटी के साथ ये नहीं बता सकते कि Q1 का कौन सा है Q2 का कौन सा है, बस अंदाजा दोनों में से किसी एक का 5 है और दूसरे का 15 है, ऐसा है। ये क्वेश्चन आपको आ जाना चाहिए जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, क्वेश्चन भी नहीं हुआ, स्पीड बढ़ाओ रे भाई तुम्हारी। तुम लोग जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तब मेरी बात याद आएगी, वहाँ पर कितनी स्पीड लगती तुमको पता चलेगा। सामने वाला सिर्फ बोलता बात करता और तुमको हाथ चलाना पड़ता नीचे। जाएंगे ना रिकॉर्ड, आओ तो सिर्फ तुमको सुविधाएं मिलती क्या, तो बोल जाओ तो सही, तुमको यहाँ मिल जा रहा अंदर सब चीज़ें, तो बस कदर नहीं है, करो रिकॉर्ड बेटा, उसके लेक्चर्स ही नहीं मिलते, तुमको करने दे रहे हो। क्वेश्चन हो गया, फिर क्या करो रोकी मुझको, देखो अगला क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप मुझे सॉल्व करके बताएं, और बिल्कुल आप कर सकते हैं। अ चार्ज कैपिटल Q is divided on two objects, full stop. What should be the value of charge? What should be the value of charge on the objects? On the objects, so that force between them is maximum. So that force between them is maximum. बोलो क्या रहेगा? याद है ग्रेविटेशन चैप्टर में एग्जैक्ट ऐसे ही किए थे, मासेस को डिस्ट्रीब्यूट किए थे अपन ने, और उस वक्त मैंने कहा था एग्जैक्ट ऐसे ही प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आएगा, चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किए थे। अगर आपको याद होगा जानकारी के लिए, इसमें स्मॉल m अपॉन कैपिटल M की वैल्यू क्या आ रही थी, याद नहीं? स्मॉल m बोले थे टुकड़े का मास था, स्मॉल m अगर बोले तो टुकड़े का मास था, कैपिटल M पूरी बॉडी का मास था, तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M की वैल्यू क्या आई थी उस वक्त? अमजद बोलो, कुछ याद नहीं तुमको? m/1/2 है ना, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ऐसे ही ऐसे करेंगे तुम नीट, एक वैल्यू याद नहीं रख सकते, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M 1/2, स्मॉल m इज इक्वल्स टू m/2, है ना, मतलब एक एक मास की वैल्यू ऐसी होना चाहिए। एग्जैक्ट सिमिलर पैटर्न से ये सॉल्व करना है, और उसका तुमको इस पे से तुम बता सकते हैं कि Q/2 करके वैल्यू आएगी। टोटल चार्ज अगर कैपिटल Q है तो दोनों बॉडीज को चार्ज कितना कितना देना पड़ेगा, Q/2। अगर ऐसा हुआ तो ही फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
याद रखने के लिए ऐसा याद रखो कि भाई ठीक है, मान लो दो दोस्त हैं ए और बी, है ना, और भैया मैंने एकदम बेहतरीन आला दर्जे की उनको कैडबरी मिल्क या जो भी कहा जाएगा, सिल्क फिल्क जो भी होगा, तुम जो इमेजिन करो, एकदम सबसे आला दर्जे की चॉकलेट ला के दिया मैंने। अब अगर भाई मान लो एक ही है ना, हम ये चाहते हैं कि उनकी दोस्ती ना टूटे, उनके बीच का जो बॉन्ड है, फोर्स जो है वो स्ट्रांग रहे, तो क्या है, दोनों को इक्वली बांटना पड़ेगा। अगर मान लो ये चॉकलेट है, पूरी बात इस तरह से है, उसने क्या कहा, 10 टुकड़ा ये ले, तू खा ले, जैसा एक बड़ा भाई या बड़ी बहन करती होंगी अपनी छोटी बहन या छोटे भाई के साथ, ये ले खा ले, है ना। नहीं बोले हम तो छोटा रखते हैं ना, चलो क्यों बा, इक्वली बांटते क्या तुम दोनों तो भैया ऐसा है तो इससे बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा, इक्वली बांटना पड़ेगा, तो बॉन्ड कैसा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। तो सिमिलर टू दैट, उसी पैटर्न में याद रखो कि बंटवारा बराबर का होगा तो फोर्स मैक्सिमम रहेगा। अगर किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। जायदाद रहती घर वालों की, मान लो कि आपके पास 100 करोड़ की जायदाद है, ऐसा मान लो, मानने में क्या जा रहा है ना, 100 करोड़ की जायदाद है, आपके बड़े भाई ने 90 करोड़ रखी जायदाद, आपको सिर्फ 10 करोड़ दिया, आप खुश रहेंगे क्या, अरे हट रे, है ना, 10 करोड़, है ना। तो भैया अगर बंटवारा इक्वल है तो भाई कम से कम चलेगा, है ना, झगड़े वगड़े कुछ नहीं होंगे, है ना, भाईचारा बना रहेगा। अब देख भाई, ये बॉडी है, इस बॉडी के पास टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू। मान के चलो इस बॉडी को टुकड़े कर दिए अपन ने, और या फिर मान लो दो बॉडीज को उसमें सेपरेट कर दिए चार्जेस को। अब इस पे चार्ज स्मॉल क्यू है, तो इस पे चार्ज कितना होगा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स रहेगा, दैट इज स्मॉल आर, है ना। अब ऐसा है कि इनके बीच का फोर्स मैक्सिमम रखने के लिए स्मॉल क्यू की वैल्यूज कितनी होना चाहिए। मान लो ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, तो मुझे क्यू ए भी निकालना है और क्यू बी भी निकालना है, दोनों की वैल्यू निकालना। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। देखो भाई कितना आसान है। सबसे पहले मैं पूछूंगा कि भैया इन दोनों के बीच में का फोर्स क्या रहेगा, F इज इक्वल्स टू, देखो गौर से, आता नहीं तुम लोगों को कुछ, फिर बाद में 1/4πε0 स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। ये इनके बीच का फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ऐसे उसमें भी किए थे, है ना, वहां पर लिखे थे कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर लिखे थे वहां पर ग्रेविटेशन चैप्टर में अपन ने, है ना। अब यहाँ पर ऐसा लिखे। अब हम चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम फोर्स निकालना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, या हमको पता लगाना है कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा, तो कैसे पता लगाएंगे। आप फोर्स का डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे रे बाबा, चार्ज। वेरिएबल क्या है, क्या बदला यहाँ पर, चार्ज। तो बोले भैया आपका फोर्स का डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज और उसे 0 से इक्वेट कर डालो। मैं बोलूँगा अच्छा राइट साइड में क्या क्या कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और कैपिटल बी क्यू कांस्टेंट है, मगर मेन तो ये दो कांस्टेंट है अभी। तो देयरफॉर मैं कहूँगा ओके एज पर ये फॉर्मूला डी बाय, या फिर एक काम करेंगे 1/4πε0 और आर स्क्वायर को करो बाहर, डी बाय डी क्यू ऑफ, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या करो बेटा, 0 करो, 0 से इक्वेट करो, ये है ना। ये इसको साइड में कर दिए, कांस्टेंट है तो अंदर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, अब इसका डेरिवेटिव लिए और इसको 0 से इक्वेट कर दिया। अब देखो ये पूरा माल इधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, खुद को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय, 0 हो जाएगा। अब देखो स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू क्या है बेटा, कांस्टेंट है ना। अब मुझे बताओ a इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, a। तो स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू क्या होगा, कैपिटल क्यू। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, ट्वाइस एक्स, तो क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, -2q इक्वल्स टू 0। उसको उधर लेके जा, हाँ चलिए लेके गए, कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ट्वाइस क्यू। स्मॉल क्यू क्या हो जाएगा फिर, कैपिटल क्यू बाय 2, है ना। तो ये आगे स्मॉल क्यू की वैल्यू जो कि क्या है बेटा, असल में क्यू ए है, चार्ज ऑन बॉडी ए है, इसीलिए चार्ज ऑन बॉडी बी क्या आएगा, तो बोले यार उसको कैपिटल क्यू में से आपको स्मॉल क्यू को माइनस करना पड़ेगा, यानी कैपिटल क्यू में से स्मॉल कैपिटल क्यू बाय 2 को माइनस करना पड़ेगा, जो कि कितना आ जाएगा, अगेन क्यू बाय 2 आ जाएगा, है ना। तो भैया देखो सेकंड बॉडी पे भी चार्ज कितना है, क्यू बाय 2 है। आया समझ में, ठीक है, इस तरह से लिख लो। ये हो गया ना, ये हो गया ना,
अरे रुक, मैं इरेज करूँगा तो आगे कैसे बढ़ूँगा? अब तुमने मैक्सिमम निकाले ना, अब मिनिमम फोर्स निकालना है। टू पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट separation of 3 meters in vacuum। 2 पॉइंट चार्जेस है जो रखे गए हैं एट अ सेपरेशन ऑफ 3 meters in vacuum। What can be minimum force between them? What can be minimum force between them? यार ये हुआ भी तो, खोल बेटा। वो लाइट कुमार गोली नहीं के बराबर लाइट है उसकी। What can be minimum force between them? ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस है जिनका फासला जो है 3 मीटर्स है ना, वो वैक्यूम में है, तो उनके बीच में का कम से कम फोर्स क्या रह सकता है? 0 तो बोलना नहीं, तो चार्जेस है ही नहीं ना, वहां पर फोर्स तो है ही नहीं। फिर चार्जेस है, चार्ज्ड वैल्यू है, ऐसा नहीं कि चार्जेस 0 है, अनचार्ज नहीं है, चार्जेस है। चलो देखो, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा फोर्स का फॉर्मूला क्या है वैसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तुमको डिस्टेंस दे दिया उसने। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ Q1 Q2 r का स्क्वायर यानी 9। F इज फिर क्या बचा? Q1 Q2 × 10⁹9। अच्छा अब बता मुझे, फोर्स फिर किस पे डिपेंड करता? अगर फोर्स अगर देखा जाए, डिस्टेंस दे दिया था उसने, अब अल्टीमेटली फोर्स की वैल्यू फिर किस पे डिपेंड कर रही? चार्जेस पे। अगर चार्जेस की वैल्यू मैक्सिमम तो फोर्स भी मैक्सिमम, अगर चार्जेस की वैल्यू मिनिमम तो फोर्स भी मिनिमम। किसी भी बॉडी पे कम से कम कितना चार्ज हो सकता है? कम से कम, इससे कम। अगर उससे कम हुआ तो फिर बॉडी चार्ज ही नहीं है। कम से कम इतना चार्ज तो होगा ही होगा, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज है कि नहीं? अरे अगर भाई एक बॉडी न्यूट्रल है ना, इसका मतलब सारे प्रोटॉन सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे साथ में, मैं सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन अगर निकाला, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो उस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, +E की वैल्यू के बराबर। तो किसी बॉडी पे कितना मिनिमम चार्ज होल्ड कर सकता है? तो वो है +E के बराबर, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैंने कहा कि देखो भाई Q1 की वैल्यू +E के बराबर है, या E के बराबर बोले, चलो प्लस माइनस छोड़ो, E के बराबर है, Q2 की वैल्यू भी E के बराबर है, दोनों चार्जेस अपनी मिनिमम लेवल पे आ गए ना, है ना। एक को भी 0 नहीं कर सकते अपन, अगर 0 कर दिए तो फिर वो तो 0 हो जा रहा फोर्स, है ना। हमने कहा कि अगर मान लो Q1 का सबसे मिनिमम लेवल पे चार्ज है E, Q2 का भी सबसे मिनिमम लेवल का चार्ज है E, तो फोर्स भी क्या होगा? मिनिमम होगा। तो मैं इसके ऐसा लिखूंगा कि फोर्स को मिनिमम रखने के लिए Q1 Q2 को मिनिमम रहना पड़ेगा। तो मिनिमम फोर्स कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, Q1 की जगह E डालो, Q2 की जगह भी E डालो, × 10⁹9, है ना, यानी सिंपली E² × 10⁻9। अब मुझे बताओ E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 × 10⁻⁻19, उसका क्या करना है? स्क्वायर × 10⁻9। जरा बताओ तो 1.6 का स्क्वायर क्या होता? 2.56, 16 का स्क्वायर 256 ना, तो 2.56 × 10⁻, देखो -19 का डबल 38 में से 19 गए 29, नहीं 19 जा रहे ना 38 में से 19,
नहीं, 19 आवर, 10 का पावर -19 नहीं ना रे बाबा, -19 का स्क्वायर, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ -19 प्लस 9, -19 प्लस 9, तो ये हो जाएगा -10, -29 नहीं आ रहा हो, हाँ 9 माइनस हो रहा ना बराबर, -29 सॉरी, -29, तो -29 न्यूटन। तो ये किसी भी बॉडी के बीच में जो मिनिमम फोर्स रह सकता है वो है ये, किसी भी बॉडी के बीच में जो मिनिमम फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है ना, ये वैल्यूज याद रखो अब तो, 2.56 × 10⁻⁻29, ये किसी भी बॉडी के बीच में एग्जिस्टिंग मिनिमम फोर्स है ना। जीरो मत बोलना, नहीं तो फिर वो तो फोर्स है ही नहीं वहां पे। इधर वाला हो गया। Two identical spheres having positive charges are placed 3 meters apart, repel each other with a force of 8 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, फुल स्टॉप। नाउ charges are connected by a metallic wire, comma, they begin to repel each other with a force of 9 × 10⁻⁹ Newton. Find initial charges on sphere. स्फीयर पे इनिशियल चार्जेस क्या होंगे अब पता लगाओ। मॉड्यूल में इस टाइप के क्वेश्चंस है। 2 कंडीशंस हैं। पहले सिर्फ कंडीशन नंबर 1 पे फोकस करो। कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है? कंडीशन नंबर 1, 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, चार्जेस है जो 3 मीटर की दूरी पे है और वो एक दूसरे को रिपेल है, ये वर्ड रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को विद अ फोर्स ऑफ 8 × 10⁻³ न्यूटन। ये वर्ड रिपेल से मुझे ये पता चला कि जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर अट्रैक्टिव होता तो मुझे वैल्यू जो है फोर्स की जो है वो माइनस में डालना पड़ता था। सबसे पहले तो मुझे चार्जेस के बीच का फासला पता चला 3 मीटर, साथ ही साथ उनके बीच का फोर्स पता चला 8 × 10⁻³ न्यूटन। नाउ चार्जेस आर कनेक्टेड। अब ये सेकंड कंडीशन है, ये बात की कंडीशन, यहाँ से देखा जाए तो सेकंड कंडीशन लागू होती है। आप पहले इतने कंडीशन को फोकस करो और इस हिसाब से फोर्स का फॉर्मूला लगाओ। तो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मान लो वो 2 चार्जेस क्या है, Q1 Q2 है। तो अब चलो F की वैल्यू डालेंगे। फिर F कितना बोला हुआ है? 8 × 10⁻³ न्यूटन।
और जैसे कि हम जानते हैं 1/4πε0 क्या होता है, जस्ट अ मिनट, तो जैसे कि हम जानते हैं 1/4πε0 कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है। Q1 Q2 से अभी भी हम अनजान है, पता ही नहीं कितना है हमको। डिस्टेंस r की वैल्यू 3 दिया हुआ है। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 9। दैट मीन्स व्हाट, ये 9 और ये 9 कट जाएगा। अगेन ये -9 इधर जाएगा, -3 से मिलेगा क्या बन जाएगा -12। तो यानी Q1 × Q2 इज इक्वल टू 8 × 10⁻12 है ना। अगर यूनिट लिखना है लिखो कूलम स्क्वायर, नहीं तो नहीं भी लिखे तो चलता है ना। अब ऐसा है कि इक्वेशन नंबर 1, अब कोई लोग बोलेंगे कूलम स्क्वायर कैसे आया। अरे एक चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, दो चार्जेस है मल्टीप्लिकेशन में है तो उनके यूनिट भी क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इसलिए कूलम स्क्वायर। चलो इतने पार्ट को अभी आप ध्यान में रखो, इसको क्यों इक्वेशन नंबर 1 देख के रखो। अब यहाँ से हम जाएंगे कंडीशन नंबर 2 पे। कंडीशन नंबर 2, अब कंडीशन नंबर 2 क्या कह रही है, अब देखो यहाँ पे, अब देखो मान लो ये पहले चार्जेस अलग अलग हुआ करते थे, अलग अलग बॉडीज़ पे थे, Q1 Q2 टच करके अलग किए या मेटालिक वायर से जोड़े, एक ही बात है। टच करके अलग करो या मेटल वायर से जोड़ दो, क्या होगा, मेटल वायर से जोड़ने के बाद कंडक्ट हो गया ना, वो कंडक्शन हो जाएगा, चार्जेस बराबर बराबर में बटेंगे। तो अब भैया मैं कहूँगा अब एक एक पर अब नया चार्ज क्या आएगा, Q1 डैश Q2 डैश। फर्स्ट बॉडी पे और सेकंड बॉडी पे अब नया चार्ज कितना रहेगा, Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट बॉडी पे और सेकंड बॉडी पे अब नया चार्ज कितना होगा बेटा, Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2। अब मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है भाई, अब नई सिचुएशन आ गया है ना, नया दौर है, मिल के लिखेंगे नई कहानी। तो बोले अब फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बोले Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R का स्क्वायर। फोर्स नया है क्योंकि चार्जेस अब नए हैं, डिस्टेंस वही पुराना है, वही पुराने डिस्टेंस पे आप रख रहे हैं। अब फोर्स की वैल्यू दिया हुआ है क्या, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। अगले दौर में अब क्या फोर्स आ रहा, 9 × 10⁻9। इधर का हो चुका है प्रॉब्लम लिखना, किसी को बाकी है, चलिए। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, ये अब नया है, तो नया फोर्स कितना है, 9 × 10⁻9 सॉरी -9, 9 इंटू, वो AC बंद कर दे, वोल्टेज कम हो रहा, फिर वापस से ख़राब होंगी, वापस से प्रॉब्लम हो जाएंगी। 9 × 10⁻9। अब Q1 डैश कितना है बेटा, Q1 डैश और Q2 डैश दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है, और कितना है Q1 + Q2 अपॉन 2। तो मैं लिखूंगा Q1 + Q2 अपॉन 2, और उसका यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर, और R की वैल्यू क्या है 9, R की वैल्यू 3 है, उसका स्क्वायर क्या लेंगे 9। स्क्वायर क्यों आया समझ में आया ना, Q1 डैश की वैल्यू भी यही है, Q2 डैश की वैल्यू भी वही है। तो अगर मैं Q1 डैश की वैल्यू डालूंगा, Q2 डैश की वैल्यू डालूंगा, सेम ही हो रहा ना, तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज़ डाल दी अपन ने, फिर वंस अगेन ये कैंसिल हुआ, और फिर ये हो जाएगा 9 × 10⁻−18, और फिर उसके बाद Q1 + Q2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सही है ना, पावर सही है, ठीक है। अब उसका काम करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने पे Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 × 10⁻−9। इसका आधा क्या होता, -9। फिर उसको उधर भेजो, Q1 + Q2 हो जाएगा 6 × 10⁻−9। पावर शायद से -9 नहीं -6 में होना चाहिए पावर। 6 × 10⁻6। कैलकुलेशन में कुछ गलत हुआ, देखो एक बार। अच्छा मैंने ये वैल्यूज गलत दिखा दिया आपको। 9 × 10⁻, वो -10 कि -3, यहाँ लिखा -3 -10।
-3 है ये, कुछ भी रे, फिजिक्स है वो, उसके साथ छेड़खानी कर रहे तुम अपनी मन मर्जी, तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगा हूँ। -6, मतलब पावर -6 में आना चाहिए। तो देखो 6 × 10⁻⁻⁶, वो -3 था, करेक्शन कर लेना इसको, -3 है यहाँ पे। बता पहले एक मिनट, सिक्स इंटू 10⁻⁻⁶। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या करना है, वो पुराना वाला खेल, क्या किए थे अपन ने यहाँ पे, ये Q2 की वैल्यू यहाँ से उधर डाले थे अपन ने, है ना। फिर से वही करना है आपको। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, आप क्या करो, Q2 की वैल्यू 6 × 10⁻⁻⁶ जो है -Q1 इधर डाल दो। तो Q2 की जगह लिखूंगा मैं 6 × 10⁻⁻⁶ -Q1 इज इक्वल्स टू 8 × 10⁻⁻12। अब Q1 को उधर मल्टीप्लाई करो, 6 × 10⁻⁻6 Q1 -Q1 का स्क्वायर 8 × 10⁻⁻12, उसको उधर फेंको। Q1 स्क्वायर -6 × 10⁻⁻6 Q1 प्लस 8 × 10⁻⁻12 इक्वल्स टू 0। ये आ गया। फिर से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है अपने को। ऐसा नंबर ढूंढो जिसका एडिशन -6 और मल्टीप्लिकेशन 8, 4 और 2। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखो भाई मुझे वो दो नंबर्स मिल गए, Q1 स्क्वायर -4 × 10⁻⁻6 इंटू Q1 -2 × 10⁻⁻6 इंटू Q2 प्लस 8 × 10⁻⁻12 इक्वल्स टू 0, है ना। आपने इसको स्प्लिट किया भैया, 4 और 2, -4 -2, इनको ऐड करने पे -6 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6, और मल्टीप्लाई करने पे -2 -4 प्लस 8 और 10⁻⁻6 का -12। फिर उसके बाद यहाँ से Q1 कॉमन निकालो, निकला, कौन बचा, एक Q1 बच गया, 4 × 10⁻⁻6 बच गया। यहाँ से -2 कॉमन निकालो, Q1 बचा -4 × 10⁻⁻6। ओ भाई -2 अकेला नहीं निकलेगा, -2 × 10⁻, मैं नीचे लिख देता हूँ, -2 × 10⁻6 कॉमन निकालो, क्या बचेगा, Q1 -4 × 10⁻6 इक्वल्स टू 0। तो फिर हमारे पास Q1 -4 × 10⁻6 या फिर Q1 -2 × 10⁻6 इक्वल्स टू 0 करके इक्वेशन आएगा। या फिर एक काम करेंगे अभी का, Q1 -2 × 10⁻6 इक्वल्स टू 0। हाँ अब लिखो, तो Q1 इज इक्वल्स टू 4 × 10⁻6 है, या फिर Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻6 कूलम है। अब ये Q1 की दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई। अब Q2 की इस पे से निकालना पड़ेगा, एडिशन वाले पे से, है ना। अगर Q1 4 होगा तो Q2 कितना होगा, 2। अरे 6 माइक्रोकूलम है ना, ये -6 मतलब माइक्रो, और ये कितना, 4 माइक्रोकूलम है। अगर Q1 की वैल्यू 4 डाल दूँ मैं, तो 4 जाएगा इधर, 6 - 4 2। तो भाई मैं कहूँगा देन Q2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻6 कूलम। या फिर ये 2 हुआ तो Q2 क्या हो जाएगा, 4 6 कूलम। आ गया आंसर, ऐसा आंसर हो। ठीक है, एक इसी टाइप का है जो मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, वो लिख लो एज एन होमवर्क। उसके आंसर्स भी बता देता हूँ मैं क्या रहेंगे। लिख लो पहले ये,
इधर का क्वेश्चन हो गया लिखना। आप अभी लिखना मत जब तक मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि बीच में तुमको एक और क्वेश्चन लिखना है जो तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, उसके बाद का क्वेश्चन है। कौन सा ये? अभी मैं तुम लोग लिखो जब तक कि मैं ये लिख लेता, फिर ओरली डिक्टेट कर दूंगा मैं तुमको जो होमवर्क दे रहा हूँ। उसके लिए एक पेज छोड़ देना लगे तो। हो गया लिखना। ढकेल लो चेयर अंदर, चेयर ढकेल अच्छा। हुआ बेटा? वो वाला हो गया? लिखो क्वेश्चन फिर। Two identical spheres having charges of opposite sign, two identical spheres having charges of opposite sign are placed 3 meter apart, comma, attracts each other with a force 24 into 10 raised to power minus 3 24 into 10 raised to power minus 3 Newton. 24 into 10 raised to power minus 3 Newton. Full stop. Now spheres are touched and placed at their original separation. Now spheres are touched and then placed at original separation. Now spheres are touched and then placed at original separation. Repel each other
repel each other with a force of 10 raised to power minus 3 Newton. 10 raised to power minus 3 Newton. Full stop. Find the initial charges on the sphere. Find the initial charges on the sphere. Find the initial charges on the sphere. इसके जो आंसर्स आने वाले वो नोट कर लीजिए आप. 6 माइक्रोकुलम एंड माइनस 4 माइक्रोकुलम. 6 माइक्रोकुलम एंड माइनस 4 माइक्रोकुलम और माइनस 6 माइक्रोकुलम एंड 4 माइक्रोकुलम. माइनस 6 माइक्रोकुलम एंड 4 माइक्रोकुलम. चलिए नेक्स्ट ये प्रॉब्लम. क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से. अमजद चलो. तो भैया यहां पर क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस है. कोई भी चार्जेस होंगे Q1 Q2, उनके बीच का फासला स्मॉल d है और उस वक्त उनके बीच में जब मीडियम में वैक्यूम था तब फोर्स कितना है, F है. तो अगेन 2 कंडीशंस हैं यहाँ पे. 2 कंडीशंस के हिसाब से अपन फॉर्मूला लिखेंगे, बनाएंगे. कंडीशन नंबर 1, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन डी का स्क्वायर. ये सिचुएशन ऐसी है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है और उनके बीच का फासला स्मॉल d है और फिलहाल बीच में उनके क्या है, वैक्यूम है ना. मतलब यहाँ पर हम लोग कह सकते कुछ भी नहीं है, एयर है. अब कंडीशन नंबर 2 में क्या हुआ वो देखो. कंडीशन नंबर 2 में क्या हुआ, उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला गया. डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस कितनी है, d/3, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बेटा, k. अब यहां पर k की वैल्यू ढूंढ के निकालना है और फोर्स कितना बताया उसने, 9F/25. चलिए अब कंडीशन नंबर 2 पे जाते हैं. कंडीशन नंबर 2. तो कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक है. तो पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक के हिसाब से अब जो फोर्स का फॉर्मूला है, जो वैल्यू दिया है 9F/25, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 d माइनस टी प्लस टी रूट के का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला है हमारा. ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2. अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में से f की वैल्यू उठाऊंगा और इक्वेशन नंबर 2 में डाल दूंगा. f है ना इक्वेशन नंबर 2 में. चलो डाल के देखते हैं अपन. फिर ये इधर का हो गया. तो देखिए बेटा, f की वैल्यू डालिए 9/25, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन d का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन d माइनस टी प्लस टी रूट के का होल स्क्वायर. सिमिलर चीज़ें यहाँ हो जाएगी कैंसिल. Q1 Q2 गया है ना, 4 एप्सिलॉन 0 4 एप्सिलॉन 0 गया. बचा क्या फिर, 9/25 इज इक्वल्स टू 1/d माइनस टी प्लस टी रूट के का होल स्क्वायर. अब एक काम करो, उसका स्क्वायर रूट ले लो. स्क्वायर रूट लेने पे क्योंकि ये स्क्वायर हट जाएगा, 3/5 इज इक्वल्स टू 1/d माइनस टी प्लस टी
रूट के का बस स्क्वायर, कुछ भी नहीं है। अब t की वैल्यू क्या दिया था, d/3, तो 1/d माइनस d/3 प्लस d/3 रूट के। अच्छा ठीक है, अब कैलकुलेशन देखो तो यार कितना आ रहा, 3/5 d माइनस d/3, एक में से 1/3 2/3 हो जाएगा 2d/3, तो ये हो जाएगा 1/2d/3 प्लस d/3 रूट के, है ना। स्क्वायर कहाँ है, तो डी स्क्वायर, अच्छा हाँ वहाँ डी स्क्वायर है ना, तो डी स्क्वायर का, ये डी स्क्वायर का डी था, ये रहेगा डी, हाँ ये डी स्क्वायर का डी रहेगा, और ये डी फिर जाएगा इधर, ना डी स्क्वायर जैसे कि वैसे इधर जाएगा, ये डी स्क्वायर रह गया था, तो फिर ये रह जाएगा डी डी डी। हाँ अब इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक काम करो d/3 को कॉमन निकाल लो, बेहतर ये होगा d/3 को कॉमन निकाल लेते हैं। रुक जाओ, यहाँ से जाते पर 3/5, यहाँ से d/3 को कॉमन निकालो, ऊपर का d जैसे कि वैसी, d/3 कॉमन निकाले, अंदर क्या बचा 2 प्लस रूट के, ये d गया, ये d गया, देखो ये 3 ऊपर जाएगा और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या फिर यहाँ पर 1/5 इज 2 प्लस रूट के। जी क्या मेरा नहीं हुआ अभी, 2 प्लस रूट के इज इक्वल्स टू 5, रूट के इज इक्वल्स टू 3, के इक्वल्स टू 9। एक मिनट चेक करने दो मुझको वैल्यू, सही है, के इक्वल्स टू 9, दिस इज इट। ठीक है, अभी कितने क्वेश्चंस हुए अपने, 8, अभी 4 और बाकी है ना, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड, तो वो बाकी कल देखते हैं अपन। कल मैं इंशाल्लाह आगे का भी टॉपिक कवर कर लूँगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसके भी न्यूमेरिकल्स ले लूँगा मैं कल, सर से 15 मिनट मांग के एक्स्ट्रा कवर कर डालेंगे पूरा।